अच्छा, वो 5 करोड़ का मामला क्या है जो 3-4 ठिकानों पे छापेमारी भी हुई थी और 5 करोड़ की बात चल रही है, क्या क्या मिला आपके घर में? नहीं, आज ईडी का स्टेटमेंट आया है और वो मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे आया है और उसमें है कि भाई पीयूष ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो मतलब मेरे ख्याल से 8-10 प्रोजेक्ट होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है। तो उनके सभी जगह प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हो गए। उसी तहत ये जो सर्च हुई है कई जगह और उसी सिलसिले में हमारे यहाँ भी हुई परसों 16 घंटे के करीब ईडी के जो कर्मचारी आए थे और सर्च करके गए, तो उसकी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि सभी जगह मिलाकर 5 करोड़ रुपए की जो है नकदी और ज्वेलरी और डिजिटल अकाउंट्स और जो विलेख है अपने पेपर्स हैं वो मिले हैं सभी जगह मिला के 5 करोड़ के। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक जगह का बता रहे हैं, सभी जगह का बता रहे हैं। तो मेरे जो समझ में आया है वो यही है। तो आप क्या लगता है सर अविजय जी, राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया आपके खिलाफ? हमारे यहाँ से तो भाई साहब कुछ भी नहीं मिला। मैंने पहले भी कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये 5 करोड़ की आने के बाद थोड़ी सी चर्चा चल पड़ी थी 5 करोड़ जब्त हुए, क्योंकि उसमें जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें नाम मतलब 8-10 जगह है लेकिन स्पेसिफिक नाम, क्योंकि चौधरी महेंद्र प्रताप जी पॉलिटिकल आदमी, बहुत सीनियर, और मैटर थोड़ा सा पॉलिटिसाइज हो रहा था। हालांकि हम इस विचारधारा में नहीं है, हम अभी इस पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, ना जाना चाहते हैं, हम इसे कानूनी पेचीदगी से ले रहे हैं। तो उसमें चूंकि उनका नाम आया तो लोगों को ये लगा कि 5 करोड़ यहाँ से सीज हुए। हमारे यहाँ से तो एक भी रुपए ना वो लेके गए, कोई ज्वेलरी लेके नहीं गए, क्योंकि मानक के हिसाब से सारी चीजें हमारी नॉर्मल थी, बिलो एवरेज जो मानक अलाउड है उससे कम ही सब चीजें थी। और कोई भी डॉक्यूमेंट उनको आपत्तिजनक हमारे यहाँ से ना मिला है। केवल पीयूष के रिगार्डिंग जो उनको पेपर्स चाहिए थे वो पेपर वैसे भी पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, क्योंकि वो तहसील में रजिस्टर होते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ये लाइसेंस है, हर साल लाइसेंस रिन्यू होता है और हर डिपार्टमेंट रिन्यू करता है, तो सब डिपार्टमेंट इसके बाद पेपर्स होते हैं। तो वो पेपर ऑलरेडी पब्लिक डोमेन गवर्नमेंट के पास है, वही हमसे लिए हैं। तो जो भी और जानकारी हमसे वो लेंगे, कल उन्होंने और कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं भाई से, तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। हमने पहले ही कहा कि सर्च की तो जरूरत ही नहीं थी, इतने पुराने पॉलिटिकल आदमी के यहाँ जो हमारा तो पुश्तैनी जो परिवार है, हमारे दादाजी, परदादाजी, हमारे दादा, पिताजी और अब हम, हमारे बच्चे भी इस राजनीति में 5 पीढ़ियां हो गई। तो शहर को बसाने वाले परिवारों में जो थे उनके साथ मिलकर हमने काम किया है और बसाने में हमारा योगदान रहा है, तो हम शहर को छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे। तो पहले नोटिस आना चाहिए। कायदा तो ये बनता है, मेरी जो सोच कहती है कि किसी के साथ भी, पॉलिटिक्स नहीं, आम आदमी के साथ भी पहले नोटिस भेजना चाहिए और उसमें फिर उनको मौका देना चाहिए। अगर कोई आदमी जांच में सहयोग ना करे तब ये सर्च का काम है। अभी पीयूष के रिगार्डिंग जो ये हुई है, क्योंकि सारी जगह 7-8 जगह इन्होंने की है। एक्चुअली पीयूष से हमारा लिंक ऐसे इसलिए हुआ कि 2007 में पीयूष बिल्डर हमारा, क्योंकि मेट्रो न्यू मेट्रो 35 साल पुराना हमारा सिनेमा था, वो हमारा और हमारे चाचाओं का था, ज्वाइंट प्रॉपर्टी। मेरे पिताजी और 3 चाचा, 4 लोगों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी। 35 साल तकरीबन हो गए जब खरीदी थी। तो पीयूष बिल्डर ने हमारे साथ जेवी किया, कोलैबोरेशन किया कि हमें डेवलप करके माल देंगे। तो हम तो एक तरह से किसान हो गए, लैंड ओनर, और वो डेवलपर हो गए। तो वो डेवलपर है, उन्होंने डेवलप करके देना था, वो पूरा डेवलप नहीं कर पाए। लाइसेंस आने पे उन्होंने अपना जो उनका शेयर बनता था, हमारा नहीं, जो उनका शेयर था उसमें से उन्होंने अपना माल जो जितना बेच दिया उसमें 70% 80% जो उनकी पेमेंट्स आई, बाकी इनकम्प्लीट और पोजीशन ना देने की वजह से वो नहीं मिली और प्रोजेक्ट वो रुक गया। और उसमें सबसे ज्यादा विक्टिमाइज तो हम हुए, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है इतनी पुरानी 35 साल वो खाली थी। जब सिनेमा चलता था तो हमें इनकम आ जाती थी। अब गए तो हम चौबे बनने से डूबे भी नहीं रहे, क्यों कि हमने सोचा मॉल बन जाएगा और हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो इनकम तो बढ़ी नहीं, ऊपर से खर्चे बढ़ गए, इनकम्प्लीट हो गई। अब वो हर महीने बिजली का बिल, मेंटेनेंस, सफाई
तो वो जो है ना पीयूष बिल्डर, क्योंकि एनसीएलटी में चले गए उनके सारे केस, और उनके फादर की, उनके ब्रदर की डेथ हो गई। अब हम किसी से कहें कि हाँ वो जेल में थे, तो हम तो सुओ मोटो अपने आप ही लग गए अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। जैसे किसी किसान को बचानी, हमारी किसान अपनी प्रॉपर्टी बचाए, बिल्डर फेल हो जाए तो उसको बचाने में ही हम 10 साल से लग रहे हैं। जैसे तैसे हमने उसको बचाया हुआ, लेकिन वो चल नहीं पा रही, और उसी वजह से हमें लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं। तो वो कड़ी जो चली, ईडी के पास कोई कंप्लेंट होगी पीयूष की, तो उन्होंने फिर यहाँ देखा। मैं तो कहा भी आप एक दफा मॉल पे भी आओ, हो सकता है देख के आए हो, उन्होंने रिपोर्ट दी हो कि ये तो इनकम्प्लीट पड़ा है। आपने सर इसमें अपनी लीगल टीम से बात की, जैसे आप कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया, तो आपको लगता है कि कोई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित ये कार्रवाई रही? देखिए, मैंने पहले भी कहा, आप भी कहूँ भाई, ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि ये कोई राजनीतिक भावना से प्रेरित है, लेकिन मेरा ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये पॉलिटिकल आदमी के यहाँ होता है, वो भी इतने सीनियर, जिस आदमी को सरकारी पेंशन दे रही हो, 5-5 पेंशन जिस आदमी को सरकार देती हो, उस आदमी को ही अगर आप सर्च एकदम कर देते हैं, तो मतलब आपका व्यवस्था में भरोसा ही नहीं है। क्या कहना भरोसा होना चाहिए, इसीलिए पॉलिटिकल आदमी के जाओगे तो राजनीतिक मुद्दा बनता ही बनता है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए था पहले ही। क्या कहना चाहोगे, हमेशा विपक्ष पे ही क्यों ईडी 98% से ज्यादा क्यों नहीं दिखाती जो सत्ता बैठा? भाई, उसका कारण है कि जो है डेमोक्रेटिक सेटअप को कमजोर किया जा रहा है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो प्रत्यक्ष बता रहा है कि 98%, 95% कहीं वो उन्हीं लोगों पे है जो बीजेपी के नहीं है, बीजेपी पार्टी से अलग है। तो ये तो रिकॉर्ड की बात है, मेरी अपनी बात थोड़ी है। और मैक्सिमम जो रेट्स हैं, ये वैसे तो बंद ही हुई है, इनकी साबित नहीं हुआ कहीं भी। सोशल मीडिया पर जितने प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर चल रही थी, सब में लोग बार बार पूछ रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे कि फरीदाबाद के फला आदमी पर रेड पड़नी चाहिए, वहां ईडी नहीं जाती है। इस पर कोई टिप्पणी करना? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो ये टोटल आज ईडी ने निकाला है स्टेटमेंट कि भाई 7-8 जगह सर्च हुई है, और 7-8 जगह मतलब पूरे स्टेट में, और स्टेट से बाहर भी हुई होंगी, स्टेट से बाहर भी होंगी। 7-8 जगह में केवल 5 करोड़ रुपए की उन्होंने बताई, सारा कंप्लीट मिला के। तो अब तो सत्ता पक्ष के पास तो ऐसे लोग भी हैं जो 5 करोड़ महीना ही कमा रहे हैं, सारी दुनिया में आम चर्चाएं हैं। तो ये तो पूरे इतने बड़े उसमें तो मेरे हिसाब से तो जो ना, ये थोड़ी सी गलत दिशा ट्रैक चल रही है, और ये नहीं होना चाहिए। सत्ताधारियों के जाए तो हो सकता है उनके यहाँ तो 5,000 करोड़ ही मिल जाए। अगर आज विजय प्रताप बीजेपी में अगर चले गए तो सुरक्षित हो जाएंगे, अगर ऐसा मैसेज तो नहीं, मैंने देखो सुनो, मैं ना तो मेरे दिमाग में कोई ये बात है, और ना मेरे पास देखो मेरी फाइल खुली कहाँ भी, देखो सुनो, देखो मेरे सब काम पक्के हैं। हम बिल्कुल बाकायदा रिटर्न बनने वाले आदमी हैं। और हम तो मतलब जब 90s में डिस्क्लोजर स्कीम बनी थी, हालांकि हमारे तो पुश्तैनी जमीन है, हमारे दादा 100 एकड़ के जमींदार थे। हम जिस मकान में रह रहे हैं, ये दादा की देन है। हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है आज भी वो 90% वो है जो हमारे दादाजी की है। तो लेकिन हमने उस समय भी डिस्क्लोजर स्कीम थी, हम थोड़े छोटे थे, हमें ज्ञान नहीं था, और हमने जल्दबाजी में डिस्क्लोजर स्कीम में पैसा जमा करा दिया था। तो हमारे पिताजी बोले, भाई तुमने पैसा तो जमा करा दिया है, तो तुम्हारी कोई इनकम थोड़ी है, तुमने एग्रीकल्चर इनकम हमारी थी जो ऑलरेडी टैक्स फ्री है, तुमने उसी को डिस्क्लोजर स्कीम में फिर डाल दिया। मैंने कहा जी हमें ज्ञान नहीं था, हम तो व्यापारी बनने चले थे, तो हमने सोचा डिस्क्लोजर स्कीम ठीक आ गई है, इसमें कुछ पैसे डाल दो। तो हमने तो मतलब तब 10 लाख रुपए डिस्क्लोजर स्कीम में, तो तब से हमारी तो हर चीज वाइट है, टैक्स भरना हो, विजय प्रताप जी बीजेपी में जाएंगे, और हमारे एफिडेविट इलेक्शन के उसमें असली बात नहीं ना बस देखो सुनो, ना भाजपा का मुझे ऑफर है, ना भाजपा में मेरे जाने का कोई मन है। तो क्या आपको लगता है भाजपा का ऑफर भी साथ आता है? देखिए, ये आपको ज्यादा मालूम हो, मेरे पास तो ये बात नहीं है। लोग करने के आरोप लगते हैं सर। नहीं, दबाव की राजनीति तो देखो चल ही रही है, सभी जगह चल रही है, पूरा देश देख रहा है कि दबाव की राजनीति है, पिक एंड चूज हो रहा है। ये मतलब पॉलिटिक्स में नहीं, जो निचले स्तर पे भी हो रहा है, ऑफिसर्स के स्तर पे भी हो रहा है कि कोई ऑफिसर अगर न्यूट्रल है या कि बायस्ड नहीं है सरकारी विचारधारा के, तो उसको पोस्टिंग नहीं देंगे।
उसके खिलाफ जांच बैठा देंगे। कोई व्यापारी है अगर वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है तो उसके बिजनेस को रुकावट करेंगे। किसी ने दुकानें बना दी है, अगर वो बीजेपी के साथ है तो बनाओ दुकान, और अगर उसने दुकानें बना दी और वो हमारे साथ था तो उसकी दुकान तोड़ेंगे। अभी रिसेंटली 4th फ्लोर तोड़ा इन्होंने 1 नंबर में, और मैं देख रहा था सत्ताधारियों की कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। अब मेरे को तो पता नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को कहाँ से लाते हैं पकड़ पकड़ के। हमारे टाइम में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था सेक्टर 7-10 की मार्केट हमने तो टूटने नहीं दी। हमने न्यायालय में यही कहा कि भाई लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ये आपका तो बाद में आया डिसीजन, ये लोग पहले से काम कर रहे हैं और उसमें उनको राहत मिली। ग्रीनफील्ड में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था कि यहाँ पत्थर है और खुदाई नहीं हो सकती, एक्सकेवेशन नहीं होगा, पत्थर की माइनिंग में आएगा, और बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। जब चौधरी महेंद्र प्रताप जी MLA थे, हुड्डा साहब CM थे, 2005 से 9 की बात है तब हमने सरकार की तरफ से एफिडेविट लगवाया था कि ये जनहित में है, ये माइनिंग के लिए नहीं, ये मकान बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत परमिशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करके इन्होंने अनंगपुर को सारे को बर्बाद करने की कोशिश की, तोड़ना शुरू भी कर दिया। 6,500 मकान हम लोगों ने आंदोलन किया, CEC ने मौके में देखा ये तो गांव है, और गलती से इन्होंने खेवट नंबर पूरी डाल के और एकड़ ज्यादा चढ़ा दिए, कम बनते हैं। CEC ने जवाब दिया कि मकान और गांव नहीं टूटने चाहिए। तो आप किस लिए बैठे हो? सुप्रीम कोर्ट ही काम करेगी तो चुने हुए लोग किस लिए? मतलब आपको यही नहीं मालूम कि आपको चुना क्यों है जनता ने? इसलिए तो चुना है कि आप कानून बनाए, एग्जीक्यूशन कराएं अधिकारियों के द्वारा, काम ठीक चल रहा उसे देखें, कोई चीज गलत हो रही है तो उसमें बदलाव करें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 4th फ्लोर इतने मीटर से अलाउड नहीं है तो आप उसकी जांच करें, फिर वहां बनने मत दो। बन जाता है उसके बाद तोड़ने क्यों जाते हो? पहले रोक दो। और 12 मीटर तक अगर बन रहा है तो उसको उससे कम भी बना है तो आप सील कर दो, तोड़ क्यों रहे हो? जब तक पॉलिसी नहीं आती जब तक आप सील कर दो, आपको तोड़ने में मजा क्या आता है? क्या इस रेड से विजय प्रताप के राजनीतिक जीवन पर असर पड़ेगा? तो मैं तो कभी ऐसा सोचता नहीं। मैंने इतना बारीक मैं जो ना दिमाग नहीं लगाता कि राजनीतिक, मेरा तो ये मानना है कि अगर ये राजनीतिक होगी तो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। डरे तो नहीं? धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा राजनीतिक होगी तो। डरे तो नहीं? और अगर ये नहीं राजनीतिक होगी तो भी पता चल जाएगा। ये तो आप जानते हैं ना, मैं डरने वाला आदमी हूँ कि नहीं। और भाजपा ही कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, विकास कर रहे हैं, जनता के हितों में काम कर रहे हैं, इसलिए ED CBI हमें नहीं देखती है। कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, भाजपा ही कई बार बोलते हैं, ईमानदारी का थप्पा लेके चलते हैं। आपने पहले आपके पुराने उसका जवाब दे देता हूँ कि आपने कहा डरे तो नहीं। तो एक ना तुलसीदास जी का दोहा है, वे नर ये सर तजु न काहू, राम चरण जिनके फल पाओ। होता है ना, वो किसी से डरते नहीं है। तो असली राम भक्त है भाई हम। देखो हम डरने वाले आदमी नहीं है, लॉजिकल चलने वाले हैं, और अगर हमारी कोई कमी है तो हम उसे एडमिट भी करेंगे, ऐसा नहीं है। और हमारी कमी नहीं है तो कोई अगर हमें कहेगा दबो तो हम डरने वाले आदमी नहीं। दूसरा सवाल जो वाजपेयी कहते हैं ईमानदार है, चौमुखी विकास कर रहे हैं, गरीबों की सरकार है, इसलिए ED और CBI हमें नहीं देखती। देखो ये तो पूरे देश में है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो साफ होकर निकल जाता है। ये तो आज की बात थोड़ी है, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो मेरा ये मानना नहीं होना चाहिए कोई भी सरकार हो, चाहे मतलब मैं ये कह रहा हूँ भाजपा की हो, किसी और की ओरिजिनल पार्टी हो, कल को कांग्रेस भी आ जाए, किसी भी सरकार को इन चीजों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। यदि सुबह 6 बजे टीम पहुंचती है, 15 घंटे तक ये कार्रवाई चलती है, प्रताड़ना भी हुई, परिवार परेशान था और कुछ ना मिल पाना, ये एक तरफ रहा। क्या लगा इससे मान को ठेस पहुंची आपके? और जिस तरह से ये ED की कार्रवाई हुई है, क्या लगेगा कि आप लीगली कार्रवाई करें इसके खिलाफ? क्योंकि आज एक प्रतिष्ठित परिवार पर इस तरह से घर में घुस जाना और इतने समय तक, क्या लग रहा है कि आपको इनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि आप कैसे बिगर नोटिस के हमारे घर आते हैं? क्योंकि जिस तरह चीफ नेताओं ने आपका साथ दिया है, ED का इस तरह से घर में दखल देना और 15-15 घंटे तक परिवार को प्रताड़ना करना और फिर कुछ ना मिलना और 5 करोड़ की बातें जो निकल रही है, तो लग रहा है परिवार को। नहीं देखो मैंने पहले कहा, बिल्कुल हमें किसी भी तरह की कोई प्रताड़ना असुविधा नहीं रही, सच्चाई है। क्योंकि जब उनके पास सर्च के परमिशन थे, हमें नहीं मालूम किस परिस्थिति में और कैसे आदेश से उनके पास आए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए आए हैं। और आने के बाद उन्होंने सारा घर हमारा देखा है, तीनों घर की उन्होंने छानबीन करी, डॉक्यूमेंट जब उनको कुछ नहीं मिला तो उनको भी मालूम हो गया कि भाई यहाँ कुछ नहीं है। तो हमारे को कोई असुविधा उनकी तरफ से मैं कहूँ नहीं हुई है, कोई प्रताड़ना भी नहीं हुई और उनका बिहेव भी ठीक था।
विजय जी और हमारी तरफ से भी उनको जांच में पूरा सहयोग दिया गया। ये तो एक ड्यू प्रोसेस है। बल्कि अगर आप कहें ना तो 16 घंटे में यहाँ से ईडी गई है। मेरे ख्याल से तो ये सबसे छोटी रेड होगी। ईडी 2 दिन 3 दिन में जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे दलाल साहब आए, रघुवीर तेवतिया जी आए और तमाम हमारे जिले के अवतार जी आए, नीरज जी आए और हाँ आफ्ताब जी आए, हमारे जिलाध्यक्ष आए और हमारे सभी साथी हैं। अनिशपाल जी बैठे हैं, गौड़ साहब आए, बल्लू भाई बैठे हैं, सभी साथी हमारे आए तमाम। मेरे ख्याल से तो कोई भी ऐसा नहीं रहा जो नहीं आए। तो ये खुशी की बात है कि भाई पूरा कांग्रेस परिवार इसमें हमारे साथ था। और न केवल यहाँ हमारे स्टेट की जो हमारी लीडरशिप है, वो सेंट्रल लीडरशिप है, वो सबने हमें भरोसा दिया, सबने हमसे बात की, शीर्ष नेतृत्व ने बात की। तो हमारे यहाँ से कोई दस्तावेज नहीं मिला, केवल जो पीयूष के साथ हमारा कोलैबोरेशन एग्रीमेंट था, वो वैसे भी पब्लिक डोमेन में, वो और उससे संबंधित जो एग्रीमेंट्स हमारे हैं वो लोग ले गए। और उसके अलावा उस रिगार्डिंग और भी कोई कागज वो चाहेंगे कहते हैं कि कार्रवाई होती है या कोई इस तरह का जो नेता लोग होते हैं उन पर कार्रवाई होती है तो वो डर जाते हैं या कहें कि जनता के लिए संघर्ष करना कम कर देते हैं। क्या जो चर्चाएं थी कुछ दिन जब परेड हो रही थी तो कह रहे थे कि ये जो तोड़फोड़ के विरोध जो कर रहे हैं आप जी, उसका कारण हो सकता है क्या? ये ना मैं तो हम अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे। अगर सरकार जो कहीं भी गलत काम करेगी, चाहे वो तोड़फोड़ की बात हो चाहे कहीं और हो, हम हर जगह विरोध करेंगे। अनंतपुर हमने किया। बड़ौली के लिए मैं कहता हूँ कि बड़ौली में अभी सरकार ने आश्वस्त किया हुआ है गांव को, क्योंकि एक बार तोड़फोड़ होती रुक गई थी, आश्वस्त किया। जैसे अनंतपुर में तोड़फोड़ हुई, रुक गई, आश्वस्त किया, हम रुक गए, लेकिन दोबारा तोड़फोड़ हुई तो हम पहुंचे। तो ऐसे ही मैंने बड़ौली के विषय में कहा है कि अगर तोड़फोड़ आश्वस्त कर रखा है, रुकी हुई है महीनों से, अगर करेगी सरकार तो हम तुरंत पहुंचेंगे। फिर हम अनंतपुर की तरह ही आंदोलन करेंगे। तो हम अपने जो अपने सिद्धांत हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है, भाई लोगों के हित होने चाहिए। मैं तो पहले ही कहता हूँ भाई, जब आप पहले पुनर्वास कीजिए, जैसे खोरी गांव का मुद्दा था, मैंने तब भी उठाया था, और खोरी गांव वाले आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी वो लोग आए थे मेरे के पास कि भाई साहब बताइए, ये तो अब आपके पास भी आ गए, तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? मैंने उनसे कहा मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आप चिंता न करो मेरी, हम बिल्कुल पाक साफ हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, चाहे कोर्ट्स में हो चाहे सड़कों पे हो, हम लड़ेंगे। तो हम इस लड़ाई को हमेशा जारी रखेंगे। ईडी की इस रेड से कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय प्रताप को फाइनेंशियली टटोलना हो और अंतर्घात पता करना हो कि क्या ऐसा है विजय प्रताप के पास जो बार बार चुनाव लड़ जाते हैं और चुनाव तो हम जनता की ताकत से लड़ते हैं भाई साहब। मेरी बात सुनो, कमरे वगैरह आपके चिमान है, कमरे वगैरह आपके चेक किए थे? कहीं कमरा तो नहीं भरा है ना? लोगों ने देख लिया ऐसा है भाई साहब, अगर कुछ मिलता तो बिल्कुल वो पहले ही जाके, अगर कुछ भी मिलता तो ईडी वाले स्वयं यहाँ के बोलते भाई ये चीज हमने ली है। उन्होंने खुद ही कहा है कि भाई कुछ नहीं लिया। जहाँ मिलता है हमने देखा है कि मशीनें वगैरह बाहर से मंगाई जाती है नोटे की। आगे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। वो तो जो मिलता है तो उसको मीडिया में देते हैं, सबसे पहले अगर मिलता है तो मीडिया को दिखाते हैं। हाँ विजय जी, तो अगर ये पूरा प्रकरण देखें तो पीयूष ग्रुप के साथ जो आपने पार्टनरशिप है केवल उसे ले गए? नहीं, पार्टनरशिप नहीं है हमारी कोई उनके साथ। हम लैंड ओनर है, वो बिल्डर थे, तो हमने कोलैबोरेशन किया। वो फेल होने की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जिसकी पूर्ति भी नहीं की जा सकती। ठीक है, थैंक यू।